फायर यानी आग। फायर यानी आग। आग एक तरह का केमिकल चेन रिएक्शन है और इस केमिकल चेन रिएक्शन के 3 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट है फ्यूल। फ्यूल कुछ भी हो सकता है, कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस। एग्जाम्पल के तौर पर वुड, पेपर, प्लास्टिक, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, ये सब फ्यूल के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा एलिमेंट है हीट यानी कि गर्मी यानी कि ऊष्मा। ओपन फ्लेम, सनलाइट, हॉट सरफेस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन, ये सब हीट एलिमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एयर में 21% रहता है। किसी भी चीज को जलने के लिए 16% ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है। तो हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ये तीनों फायर के एलिमेंट कहे जाते हैं। तो चलिए अब फायर ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बंद कमरे के एक कोने में आपने फ्यूल को रख दिया, दूसरे कोने में हीट है और कमरे में एयर तो मौजूद ही है। तो क्या कमरे में आग लगेगी? जी नहीं, कमरे में बिल्कुल आग नहीं लगेगी, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट कमरे में कंबाइन नहीं हुए हैं। जब फायर के ये तीनों एलिमेंट हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और इसके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, तभी जाके इसमें आग लगेगी। और ये तीनों एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को ही फायर ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन अभी हमारे पास फायर के ये 3 एलिमेंट के अलावा एक फोर्थ कंपोनेंट भी है। फायर के तीनों एलिमेंट हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और इसके बीच में जो रिएक्शन होता है, ये हो गया हमारा फोर्थ कंपोनेंट। फायर ट्रायंगल में फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट होने के कारण इसे फायर ट्रायंगल कहा जाता है। लेकिन अब इसमें एक चौथा एलिमेंट भी ऐड हो गया है, जो कि है केमिकल चेन रिएक्शन। इसीलिए अब नया सिंबल फायर टेट्राहेड्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यह है फायर ट्रायंगल का सिंबल और यह है फायर टेट्राहेड्रॉन का सिंबल। अगर आप फायर ट्रायंगल में से कोई भी एक एलिमेंट रिमूव कर देंगे तो इनके बीच में केमिकल चेन रिएक्शन नहीं होगा और फायर नहीं स्टार्ट होगी। इसी टेक्निक का यूज कर आप कोई भी क्लास की फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फायर कौन से क्लास की है, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जानना बहुत जरूरी है। फायर क्लासिफिकेशन को जानने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया जाता है। फायर होने के लिए 3 एलिमेंट जरूरी है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। तो लगी हुई आग में कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है, इसी बेस पर फायर का क्लासिफिकेशन होता है। इंडियन क्लासिफिकेशन में फायर के 4 क्लास हैं। अमेरिकन और यूरोपियन क्लासिफिकेशन में फायर के 5 क्लास हैं और ऑस्ट्रेलियन क्लासिफिकेशन में फायर के 6 क्लासेस हैं। तो चलिए पहले ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से फायर क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं और फिर इंडियन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड से कैसे अलग है ये भी देख लेते हैं। क्लास ए फायर, ऑर्डिनरी सॉलिड कंबस्टिबल में लगने वाली आग को क्लास ए फायर कहते हैं। वुड, पेपर, फर्नीचर, क्लॉथ, प्लास्टिक, ये सब क्लास ए फायर के एग्जाम्पल। क्लास बी फायर, फ्लेमेबल लिक्विड में लगने वाली आग को क्लास बी फायर कहते हैं। ऑयल, पेंट, केरोसिन, नेफ्था, डीजल, गैसोलीन, ये सब क्लास बी फायर के एग्जाम्पल्स हैं। क्लास सी फायर, गैस में लगने वाली आग को हम क्लास सी फायर कहते हैं। एलपीजी, सीएनजी, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सब क्लास सी फायर के एग्जाम्पल्स हैं। क्लास डी फायर, मेटल में लगने वाली आग को क्लास डी फायर कहते हैं। लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम में लगी आग क्लास डी फायर के एग्जाम्पल्स हैं। क्लास ई फायर, इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास ई फायर कहते हैं। यहाँ पर इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड रहता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑन रहता है। अगर इस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल सप्लाई को काट दिया जाए तो फायर का क्लास चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कंप्यूटर में आग लगी है और इलेक्ट्रिकल सप्लाई चालू है तो इस कैटेगरी की फायर को क्लास ई की इलेक्ट्रिकल फायर कहा जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई को हम बंद कर देंगे तो इसका फायर क्लास चेंज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल फायर से नॉर्मल क्लास ए की सॉलिड कंबस्टिबल फायर में कन्वर्ट हो जाती है। क्लास ए फायर किचन में यूज होने वाले कुकिंग ऑयल और फैट्स में लगने वाली आग को क्लास ए फायर कहते हैं। तो ये तो थे सारे ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड फायर क्लासिफिकेशन, जो क्लास ए से लेकर क्लास एफ तक टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड हो रखे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था, इंडियन स्टैंडर्ड और अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड से कैसे अलग है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के फायर क्लासिफिकेशन को कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इंडियन स्टैंडर्ड की क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ कैटेगरी और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड की क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ कैटेगरी सेम है। इंडियन स्टैंडर्ड और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड में फर्क सिर्फ इतना है कि इंडियन स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिकल फायर को क्लासिफाई नहीं किया गया है, जो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड में क्लास ई फायर से क्लासिफाइड है। अब अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड पे नजर डालें तो यूरोपियन स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, मतलब दोनों फायर क्लासिफिकेशन बिल्कुल एक जैसे ही है। इंडियन स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड में क्लास ई की इलेक्ट्रिकल फायर को छोड़कर बाकी सारे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ कैटेगरी की फायर एक जैसी ही है। अमेरिकन स्टैंडर्ड NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन में कंबस्टिबल सॉलिड की फायर को क्लास ए, फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस की फायर को क्लास बी, फ्लेमेबल मेटल की फायर को क्लास डी, इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास सी और किचन फायर को क्लास के में कैटेगराइज किया है। अमेरिकन स्टैंडर्ड में फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड फ्लेमेबल गैसेस को क्लास बी में कैटेगराइज किया है, जबकि दूसरे सभी स्टैंडर्ड्स में फ्लेमेबल गैसेस को क्लास सी में अलग से कैटेगराइज किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास सी में कैटेगराइज किया गया है, जबकि दूसरे सभी स्टैंडर्ड्स में क्लास सी गैस फायर को रिप्रेजेंट करता है और किचन फायर में यहाँ पर क्लास के है, जबकि दूसरे सभी स्टैंडर्ड्स में क्लास एफ है। अगर समराइज वे में देखें तो सभी स्टैंडर्ड्स के फायर क्लासिफिकेशन में सॉलिड फायर के लिए क्लास ए और मेटल फायर के लिए क्लास डी सेम है। इन सभी स्टैंडर्ड्स में अमेरिकन स्टैंडर्ड्स NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का क्लासिफिकेशन वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्टेबल है। इन सभी क्लास ए से लेकर क्लास एफ तक की फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का यूज होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को जानने से पहले फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स को जान लेना बहुत जरूरी है। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया है कि आग को जलाए रखने के लिए हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन इन तीनों के बीच में चेन रिएक्शन का होना बहुत ही जरूरी है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया जाए तो कोई भी क्लास की कोई भी फायर को हम एक्सटिंग्विश आसानी से कर सकते हैं। और हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन इन तीन एलिमेंट को रिमूव ना कर अगर इनके बीच का चेन रिएक्शन ब्रेक कर दिया जाए तो भी फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। कूलिंग, स्मूदनिंग, स्टार्वेशन और इनिवेटिंग चेन, ये 4 मेथड को यूज करके किसी भी क्लास की फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड में फायर के हीट एलिमेंट को रिमूव करके फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी अगर जल रही है तो उस पर पानी या फोम डालने से लकड़ी में आग बुझ जाती है। यहाँ पर वाटर की कूलिंग इफेक्ट से फायर की हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। कूलिंग मेथड में दूसरे एजेंट भी यूज होते हैं, लेकिन वाटर मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इफेक्टिव एजेंट है। जनरली कूलिंग मेथड से क्लास ए की फायर को एक्सटिंग्विश किया जाता है। स्टार्वेशन मेथड। स्टार्वेशन मेथड में फायर के फ्यूल एलिमेंट को रिमूव कर फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। स्टार्वेशन मेथड को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर ही रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुकिंग के बाद आप गैस का नॉब बंद कर देते हो तो फ्लेम अपने आप बुझ जाती है। फ्यूल फायर का खाना है। किसी भी फायर में फ्यूल सप्लाई को कट कर फायर को भूखा मारकर फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है।
ज्यादातर फ्लेमेबल लिक्विड और गैस की फायर को कंट्रोल करने के लिए स्टारवेशन मेथड यूज होती है। स्मूदरिंग मेथड। स्मूदरिंग मेथड में फायर के ऑक्सीजन एलिमेंट को रिमूव कर फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। बचपन में जलती हुई मोमबत्ती पर ग्लास रखकर मोमबत्ती बुझाने का मैजिक तो सबने किया ही होगा। दरअसल इसमें मोमबत्ती के ऊपर जब आप ग्लास रखते हैं तब ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और इसी वजह से मोमबत्ती बुझ जाती है। स्मूदरिंग मेथड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर केमिकल, फोम, ब्लैंकेट जैसे एक्सटिंग्विशिंग एजेंट यूज होते हैं। स्मूदरिंग मेथड से क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई की फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। इनहिबिशन मेथड। इस मेथड में फायर के हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन इन तीनों को बिना रिमूव किए फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। ड्राई केमिकल पाउडर और हेलोजिनेटेड जैसे मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट फायर में से हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल को रिमूव ना करके कंबशन में जनरेट हो रहे फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाकर हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच के चेन रिएक्शन को ब्रेक करते हैं और इसी तरह से फायर एक्सटिंग्विश करते हैं। तो एक बार फिर से, कूलिंग मेथड में रिमूवल ऑफ हीट, स्मूदरिंग मेथड में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, स्टारवेशन मेथड में रिमूवल ऑफ फ्यूल और इनहिबिशन मेथड में केमिकल चेन रिएक्शन को ब्रेक करना है। फायर एक्सटिंग्विशर मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं। डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, वाटर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर एंड वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। हर एक फायर एक्सटिंग्विशर को पर्टिकुलर क्लास की फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। इन पांचों में से कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा नहीं है जिसे हर एक क्लास की फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सके। गलत फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल से आग का खतरा और भी बढ़ सकता है। स्क्रीन पर अभी आप डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को, फायर एक्सटिंग्विशर के कलर लेबल को और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी फायर के लिए यूज करना है और कौन सी फायर के लिए यूज नहीं करना है ये देख सकते हैं। कोई भी एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए आपको PASS यानी पास टेक्निक का यूज करना है। PASS जिसमें P का मतलब है पुल द लीवर, A का मतलब है एम एट द बेस ऑफ फायर, S का मतलब है स्क्वीज द लीवर और S का मतलब है स्वीप साइड बाय साइड। तो चलिए फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में डिटेल में जानकारी और इसको कैसे ऑपरेट करते हैं ये हमारे फायर एक्सपर्ट से जानते हैं। ये ड्राई केमिकल पाउडर का एक्सटिंग्विशर है। इसको हम सबसे पहले पहचानने की विधि जान लेते हैं। इसको पहचानने के 2 ढंग हैं। हर एक्सटिंग्विशर के ऊपर में आपको एक स्टिकर मिलेगा जिसमें वो किस तरह का एक्सटिंग्विशर है वो क्लियर कट लिखा रहता है। और दूसरा, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर 10 kg के जो भी होते हैं उसकी अगर जो हम लोग नोजल को देखेंगे तो उसके सामने कुछ एक स्क्वीज ग्रिप रहेगा। ये बाकी किसी भी तरह के एक्सटिंग्विशर में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जिसकी भी एक्सटिंग्विशर के सामने में नोजल है, स्क्वीज ग्रिप नोजल है, उसके अंदर से सिर्फ पाउडर ही निकलेगा। अभी इसको पहचानने के बाद हम इसको इस्तेमाल जान लेते हैं कि इसको हम किस किस तरह की फायर में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 4 तरह की फायर होती है, क्लास A, B, C और D। उस तरह से हम हर एक एक्सटिंग्विशर को कोई भी क्लास ऑफ फायर पे यूज नहीं कर सकते। कुछ गलत एक्सटिंग्विशर चलाने के वजह से हो सकता है कि फायर बढ़ भी जाए। तो इसको चलाने की जो विधि है उससे पहले मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं वो बता देते हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये सेफ्टी पिन है। ये सेफ्टी पिन का काम ये होता है कि गलती से अगर जो ये चीज दब जाए तो एक्सटिंग्विशर ऑपरेट हो जाएगा। तो अभी अगर तो जब तक ये सेफ्टी पिन लगी हुई है तब तक मैं इसके ऊपर में कितना भी मारूंगा, कोई भी चोट, कोई भी सामान आके अगर जो इसके ऊपर में गिर जाए तो एक्सटिंग्विशर ऑपरेट नहीं होने वाला। तो एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए हमारा सबसे पहला जो चीज रहता है वो ये है कि सेफ्टी पिन को बाहर पुल आउट करना है। इसके बाद जब मैं इसको स्ट्राइक करूंगा तो इसके अंदर में एक प्लंजर है जो नीचे जाके एक कार्ट्रिज है जिसके अंदर में CO2 गैस प्रेशर में भरी हुई है, उसको पंचर करके ये वापस बाहर आता है। ये एक स्प्रिंग एक्शन है। उससे निकलता हुआ ये डिलीवरी होज है और सामने में ये स्क्वीज ग्रिप नोजल है।
यहाँ तक पाउडर आके रुक जाएगा। जब तक हम इसको दबाएंगे नहीं तब तक पाउडर बाहर निकलेगा नहीं। इसको चलाने के समय हमें कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशन अपने लिए लेनी है उसकी जानकारी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है उस व्यक्ति को जो इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में एक CO2 की कार्ट्रिज है जो प्रेशर में है, हम उसको तोड़ने जा रहे हैं। हम जब उसको तोड़ेंगे तो इस सिलेंडर के अंदर में बहुत सारा प्रेशर बन जाएगा और अगर जो ये कैप अच्छे से टाइट नहीं है तो मुमकिन है कि ये कैप हवा में ऊपर उड़ जाए। इसलिए इसको चलाने के टाइम पर हम लोग सेफ्टी पिन निकालने के बाद एक हाथ में होस को पकड़ते हैं और यूं बेंड होते हुए इसको अपनी बॉडी से दूर स्ट्राइक करते हैं। कभी भी इसके ऊपर ऐसे नहीं चलाते कि कैप अगर जो निकले तो हमारे फेस में ना आके लगे। तो हमारा जो चेहरा होना चाहिए वो कैप के ऊपर से साइड में होना चाहिए। कई लोग इसको ऑपरेट करने के टाइम पे एक ये गलती कर देते हैं कि इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो होता क्या है कि पिन CO2 कार्ट्रिज को स्ट्राइक कर देती है लेकिन फिर बाहर नहीं निकल पाती। तो इसलिए हमेशा हमें इसे सिर्फ स्ट्राइक करना है। अभी ये सारी जानकारी होने के बाद में चलिए अब इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक CO2 एक्सटिंग्विशर है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने की इसकी जो विधि होती है वो ये होती है कि वो फायर ट्रायंगल में से ऑक्सीजन को काट देता है। जब ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन 16 या 14 के नीचे आ जाता है तो अधिकतर फायर बुझ जाती है। इसलिए इसको अधिकतर एक एनक्लोज बंद जगह पे यूज किया जाता है क्योंकि ओपन स्पेस पे ये बहुत जल्दी उड़ जाएगा। CO2 एक्सटिंग्विशर को पहचानने के दो तरीके हैं। कोई भी एक्सटिंग्विशर हो उसमें एक स्टिकर रहता है। ये स्टिकर में बहुत ही क्लियरली मेंशन होता है कि ये किस तरह का एक्सटिंग्विशर है। जैसे कि इसमें इस जगह पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा, यदि किसी भी ह्यूमन एरर गलती के वजह से ये स्टिकर कोई उल्टा लगा देता है या फील्ड में पड़े पड़े ये स्टिकर अगर जो फट जाता है तो CO2 एक्सटिंग्विशर को पहचानने का दूसरा तरीका है कि CO2 एक्सटिंग्विशर हमेशा के सामने में हमेशा इस तरह का हॉर्न रहेगा। 2 kg का एक्सटिंग्विशर है तो छोटा हॉर्न रहेगा। ये 4.5 kg का एक्सटिंग्विशर है इसलिए इतना बड़ा हॉर्न है। ये 9 kg 22.5 kg में भी आता है, उसमें हॉर्न का साइज और बड़ा होता जाता है। लेकिन कोई भी CO2 एक्सटिंग्विशर हो उसके सामने में एक हॉर्न जरूर रहेगा। इसमें जो है गैस वो बहुत ही हाई प्रेशर पे भरी हुई है और उसको बंद करने के लिए एक वॉल है। ये वॉल बाई चांस किसी दूसरी चीज से रगड़ के वजह से खुल जाए तो वो चीज बचाने के लिए इसमें ये एक सेफ्टी पिन होती है। ये सेफ्टी पिन अगर जो लगी हुई है तो मैं इस वॉल को कितना भी कोशिश करूं खोल नहीं पाऊंगा। इस एक्सटिंग्विशर को हम लोग क्लास B और क्लास C फायर में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास B लिक्विड फायर होती है और क्लास C गैस की फायर होती है। अब जब हम इसे पहचान चुके हैं और इसको कहां पे इस्तेमाल करना है वो जान चुके हैं तो इसको इस्तेमाल करने की विधि भी जान लेते हैं। ये इसका डिस्चार्ज हॉर्न है। इसको चलाने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम इसको हमेशा इस हैंडल से ही पकड़ें। यदि गलती से कोई व्यक्ति इसे चलाने के समय में हैंडल की जगह इस जगह से पकड़ लेता है और इसको ऑपरेट कर देता है तो इससे निकलती हुई जो गैस है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्रीजिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी। फ्रीजिंग इफेक्ट के वजह से इस जगह पे बर्फ जम जाएगी और जिस तरह से हम लोग गर्मी से जलते हैं उस तरह से ठंडी से भी जल जाते हैं, जिसे फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। ऐसे केस में बाई चांस उसने अगर जो इस होस को छोड़ दिया जलन के वजह से तो ये नीचे गिरते ही अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और क्योंकि इसमें प्रेशर से गैस निकल रही है तो ये अनकंट्रोल्ड fly in a high speed over here and there, which can be a very dangerous situation for the operator himself. Now, as I told you कि इसमें एक सेफ्टी क्लिप होती है तो हमें इस सेफ्टी क्लिप को बाहर निकालना है पहले
उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑपरेट करना है और करते ही इसमें से गैस आनी शुरू हो जाएगी। एक जानकारी होना हमारे लिए और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो गैस है ये बहुत हाई प्रेशर से बाहर निकल रही है, तो ये हाई प्रेशर से बाहर निकलती हुई गैस बहुत तेज आवाज करेगी। तो CO2 एक्सटिंग्विशर हम जब भी चलाते हैं तो ये एकदम नॉर्मल सी बात है कि बहुत तेज आवाज होगी। आवाज से ऑपरेटर को घबराना नहीं चाहिए। चलिए अब इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इसको मैं क्लास A, क्लास B और क्लास C तीनों तरह की फायर में यूज कर सकता हूं, सिवाय क्लास D फायर के। ये जो है ये पोर्टेबल ट्रॉली माउंटेड 50 लीटर्स की वाटर मिस यूनिट है। हम सभी ये बात जानते हैं कि पानी को हम कभी भी तेल की आग में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की डेंसिटी भारी होती है, वो नीचे चला जाता है और ऑयल हमेशा ऊपर फ्लोट करते रहता है। लेकिन यदि मैं कुछ ऐसा करूं कि पानी हमारी तेल की सतह तक उसके सरफेस को टच ही ना करे, उससे पहले ही इवापोरेट हो जाए, तो मैं पानी को तेल की आग में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये जो चीज है ये वही करती है। ये पानी को इस हिसाब से बेचती है कि उसकी जो ड्रॉपलेट साइज है वो काफी रिड्यूस होकर 30-40 माइक्रॉन तक पहुंच जाती है। इस तरह का पानी जब मेरी जलती हुई आग तेल की आग में जाता है तो ये ड्रॉपलेट साइज बहुत कम होने के वजह से फ्यूल के सरफेस में पहुंचने से पहले ही इवापोरेट हो जाता है। और जब पानी इवापोरेट होता है तो वो आग से उसकी गर्मी तो ले ही लेता है, प्लस इवापोरेट होने पे वो 1700 टाइम्स 1700 गुना एक्सपैंड होता है। ये एक्सपेंडेड वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है वो ऊपर राइज होता है, और राइज होने के टाइम पे वो एयर को भी डिस्प्लेस करता है। इसलिए वाटर इज द बेस्ट फायर फाइटिंग फ्रेंड। ये दो तरफा आग बुझाता है। एक तो ये तेल आग से गर्मी भी ले लेता है और हवा की ऑक्सीजन को भी डिस्प्लेस करता है। इसलिए वाटर मिस्ट हर तरह की फायर में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीज है। हम इसको पहले पहचान लेते हैं। इसमें ये एक सिलेंडर है 6.8 लीटर्स का, जिसमें 300 बार 300 केजी में एयर भरी गई है, नॉर्मल एयर, कोई ऑक्सीजन नहीं। ये टैंक है जिसमें हम चाहें तो पानी और फोम दोनों मिलाकर इसमें स्टोर किया जा सकता है। इसमें 50 लीटर्स की कैपेसिटी है, और अगर जो हमें सिर्फ पानी यूज करना है तो हम इसमें 50 लीटर्स पानी डाल देते हैं। अगर जो हमें फोम ऐड करना है तो 3% फोम ऐड कर देते हैं, मतलब 48.5 लीटर्स पानी एंड 1.5 लीटर्स फोम। इसके ऊपर में ये कैप होती है जिसको यहीं से इसको खोलकर पानी और फोम इसमें ऐड करते हैं। ये इसमें रिलीफ वॉल्व है। जब इसके अंदर में प्रेशर भर जाता है तो हम इसको इस तरह से चलाकर इसमें से प्रेशर ब्लीड करते हैं। हमें जब भी इस यूनिट को चलाना है उससे पहले बहुत अच्छे से इंश्योर कर लेना चाहिए कि ये हमेशा क्लोज पोजीशन पे है। इसीलिए इसमें ऊपर में मार्क रहता है कौन सी क्लोज की डायरेक्शन है और कौन सी ओपन की। ये इसका डिस्चार्ज गन है। ये यहाँ से हमारा पानी और फोम का जो सोल्यूशन है वो प्रीमिक्स सोल्यूशन यहाँ से एयर लेके कंप्लीट फिनिश्ड फोम यहाँ से डिस्चार्ज करता है। ये गन में एक लॉक नेट रहता है। मैं अभी कितना भी इसे प्रेस करूं ये गन ऑपरेट नहीं होगी। इसका लॉक नेट हटाने के लिए ये चीज को ऊपर करने के बाद फिर हम लोग इसको प्रेस करेंगे। अभी जब हम ये जान चुके हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसकी चलाने की विधि को जान लेते हैं कि हमें इसे किस तरह से चलाना है। जनरली जो भी ट्रॉली होती है उसको चलाने के लिए 2 आदमियों की जरूरत होती है, लेकिन ये वाटर मिस्ट ट्रॉली सिर्फ एक आदमी अकेले चला सकता है। इसको चलाने के लिए हमें सबसे पहले इस सिलेंडर को ऑपरेट करना पड़ेगा। इस सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए ये मैं सिलेंडर का वॉल्व अभी ओपन कर दिया है। जैसे ही हम सिलेंडर का वॉल्व ओपन करते हैं, सिलेंडर के अंदर की गैस हमारे पानी और फोम के सोल्यूशन के टैंक में ऊपर से प्रेशराइज करना शुरू कर देती है। टैंक के अंदर में जो भी प्रेशर है वो हमें इस गेज में दिखाई देगा। ये जो लेंथ ऑफ होज है वो 5 मीटर्स का है, और ये जो नोजल का
लैंसिंग डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। इसका मतलब है कि 12 प्लस 5 हम 17 मीटर दूर फायर से इस ट्रॉली को रख सकते हैं। इसको ऑपरेट करने के समय हम ये पूरा का पूरा होस खोल देते हैं और एंड तक जाते हैं। एंड में जाने के बाद फायर के बेस में एम करना है। ये वाटर मिस्ट सिस्टम है जो इसको चलाने जा रहा हूँ। इसका 5 मीटर के होस से जो थोड़ी देर आगे जाता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से अप्लाई करना शुरू करता हूँ। $50 लीटर वाटर मिस्ट सिस्टम को आपने चला के फायर भी बुझाया, सब कुछ किया, पर इसके अंदर कुछ प्रेशर अभी भी बाकी है। ये है प्रेशर रिलीज वाल्व। ये क्लोज साइड है, ये साइड ओपन। आप इसको धीरे से ओपन करेंगे। जैसे आप देख रहे हो अभी एयर रिलीज हो रहा है। आपको आवाज तो आ रही होगी, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कैसे होती है। ये देखो, ये जब तक पूरा खाली नहीं हो जाएगा इसी तरह से आवाज चलती रहेगी और 1 या 2 मिनट के अंदर पूरा खाली हो जाएगी और सिस्टम इसके बाद पूरा सेफ रहेगी। तो आशा करते हैं हमारे फायर एक्सपर्ट से मिली फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन की सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपकी तरह और लोगों में भी फायर सेफ्टी के नॉलेज और गाइडेंस को बढ़ाया जा सके। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू नॉलेज एंड गाइडेंस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।